हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और इसमें किन किन बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किए हुए हैं। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट्स है हमारा लिखा हुआ है कि एब्सिसा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया आपको, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट अगर हम लें पी, तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन होगा, सपोज कर लेते हैं ये क्या है 1 2 और ये 3 और ये आपका 1, ये आपका 2। ये पॉइंट पी का जो पोजीशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2, यानी पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 2। जो पहला होता है वो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है, और जो दूसरा होता है वो वाई का वैल्यू होता है। तो यही कह रहा है कि और जो x वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, यानी ये क्या होगा आपका एब्सिसा, और ये होगा सेकंड वाला ऑर्डिनेट जो y का वैल्यू होता है। तो वही कह रहा है कि एब्सिसा x, जनरल कोई पॉइंट हो एक्स वाई, अगर हमें वैल्यू ना पता हो एक्स वाई, जनरल कोई पॉइंट लें, तो जो एब्सिसा x होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। देखिए x का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ये, तो ये वैल्यू कितना हुआ, ये जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक का, वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ इससे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 3 हुआ। देखिए 1 2 3। अब जब ऑर्डिनेट वाई की बात करते हैं, तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए वाई का वैल्यू कौन है, यही है ना वाई का वैल्यू 1 और 2। तो ये क्या है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का होगा वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो 1 और 2, यानी कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है। तो यही कह रहा है कि एब्सिसा एक्स जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स का वैल्यू यानी 3 कहाँ से आया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 2 3, ये हो गया। और ऑर्डिनेट वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है, जो एक्सिस की डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस होगा वही, यानी 2 हो गया। तो इस तरह से किसी भी इस कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा गया सेकंड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0, यानी एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट लें हम, जैसे कि एक्स एक्सिस है ये, इस पर हम कोई पॉइंट लें तो किस फॉर्म में होगा, अगर ये इसको हम 4 कहते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए बताइए, एक्स का वैल्यू कितना है 4, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का 4, वाई का वैल्यू कितना है, अब वाई हम उधर गए ही नहीं है, वाई का वैल्यू इस पर क्या हो गया 0, तो ये किस फॉर्म में हो गया 4 और 0। तो वही कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, x0 के ही फॉर्म में होगा, यानी वाई का वैल्यू हमेशा उस पर 0 ही होगा। फिर कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0y, जैसे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लें हम 3, अब ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई का तो वैल्यू हमें पता है 3, लेकिन x का वैल्यू क्या है, x की तरफ तो हम बढ़े ही नहीं है, तो x का वैल्यू क्या है 0। पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में y का वैल्यू लिखते हैं, और y का वैल्यू कितना है 3, तो 0 3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बना 0 और 3, चूँकि x की तरफ बढ़ नहीं इसलिए x का वैल्यू 0, और y पे हमने 3 यूनिट गया है इसलिए 3 हो गया ये। तो देखिए कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में कोई पॉइंट लेंगे तो कैसे होगा 0y, जनरली कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा 0y, यानी उस पर y का ही वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। तो ध्यान रखिएगा x एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो इस फॉर्म में मिलता है कोऑर्डिनेट। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाई ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच का डिस्टेंस बताना हो तो जो ए बी बनेगा वो क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।
आइए देखते हैं, अगर हम फार्मूला न याद करना चाहें तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो देखिए, जैसे आपको एक प्लेन दे दिया गया यहाँ पे, और एक पॉइंट दे दिया गया ए, x1 और y1, और एक दूसरा पॉइंट दे दिया गया b, ये हो गया आपका x2 और y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, हमको ये निकालना है। तो यहाँ से क्या करें, हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। जैसे ये इसका कोऑर्डिनेट जो x1 y, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा x एक्सिस पर, और y एक्सिस पे कितना होगा ये डिस्टेंस, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 होगा, y1, इसका मतलब ये भी कितना होगा y1, ये x1 ये y1। ऐसे ही ये x2 y2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा, और ये y2 है, तो ये ऊपर वाला पूरा डिस्टेंस कितना होगा, y2। तो अब आपको देखना है, चूँकि डिस्टेंस आपको चाहिए तो हम ये डिस्टेंस फाइंड करें। यहाँ से एक हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए ट्रायंगल बना दिए हम, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब ये डिस्टेंस अगर हमको मिल जाए तो ये डिस्टेंस वही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का x1 है, यहाँ से यहाँ तक का x2 है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ऐसे ही ये y2 है और यहाँ से इसका y1 है और ये पूरा y2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये वाला डिस्टेंस होगा आपका y2 माइनस y1। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको ये डिस्टेंस आपको क्या मिल गया, ये डिस्टेंस आपको मिल गया y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक का y2 माइनस y1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही है x2 माइनस x1। तो इस तरह से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ये हो गया आपका x2 माइनस x1 और ये हो गया आपका y2 माइनस y1। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेस तो आपका ये है, ऐसे लिख लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब बेस तो आपका x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जब ये रूट में लेंगे यानी हाइपोटेनस का वैल्यू, चूंकि हमको ये फाइंड करना है, ये पूरा हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिए इस फॉर्मूले को। अगला जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए, ये आपका ओरिजिन होता है, सबको पता है। अब ये कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो इससे डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको नाम देते हैं MOMP, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो देखिए ये वैल्यू कितना होगा 2 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है OP का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 13, तो OP इज इक्वल टू कितना हो गया रूट में 13। क्लियर है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जनरली कोई वैल्यू हो जाए x y हो जाए और यही वैल्यू x y हो जाए, x और y, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये रूट में लेंगे तो ये OP का वैल्यू हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा, आपको जिस पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के कहेगा ओरिजिन से, उसी के x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का और y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके सम फाइंड कर लेना है और उसका वैल्यू रूट ले लेना है, ये हो जाएगा आपका। फिर अगला है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ a x1 y1 एंड b x2 y2। ये भी देख लीजिए, कह रहा है कि मिड पॉइंट आपको बताना है। मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं
ए x1 और y1 और एक पॉइंट दिया गया है बी x2 और y2 और इसका मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं क्या है वो, अगर वो मिड पॉइंट P हो और P होगा तो इसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, x और y के फॉर्म में होगा। पहला वैल्यू x एक्सिस वाला होता है और दूसरा वैल्यू y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो जो मिड पॉइंट है ऑलरेडी दिया गया है, अगर वो मिड पॉइंट है तो क्या होगा, मिड पॉइंट तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मिड पॉइंट है कह दिया है तो x1 वाले कोऑर्डिनेट का सम यानी x वाले x1 प्लस x2 का सम और अपान 2 कर देंगे, और दूसरा क्या है y1 प्लस y2 अपान 2, इन दोनों का y वाले कोऑर्डिनेट का सम का हाफ कर देंगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगा वो x का हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगा आपका y का हो जाएगा। तो वही रखा गया है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, अगर आपको दे दिया गया है कि वो मिड पॉइंट है तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट के सम का हाफ और y वाले कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, और जो x वाले का सम का हाफ होगा वो x का वैल्यू यानी इसका x वाला कोऑर्डिनेट होगा, और जो y वाले सम का हाफ होगा वो उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो इन आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तभी हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, अभी इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं। तो 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और पूछा है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं, तो हमको दिखाना होगा कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए तो कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पे वो लाई करें। जब एक ही लाइन पे लाई करेंगे जाहिर सी बात है कि ए बी और बी सी मिल के क्या हो जाएंगे, ए सी। अगर ये एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं, जैसे कि ये बी पॉइंट यहाँ हो जाए बी, तो जो ए बी होगा और ये बी सी, ए बी और बी सी मिल के आपको ए सी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो कोलिनियर कब होंगे, जब ये पॉइंट जो होगा उसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, यानी ए बी प्लस बी सी क्या हो, ए सी हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा तो आपको दिखाना होगा ए बी के बीच का डिस्टेंस और बी सी के बीच का डिस्टेंस का सम जो होगा वो ए सी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कहेगा आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई कोऑर्डिनेट देगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। तो पूछे क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो आपको बताना होगा कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो क्या कंडीशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जब वो कंडीशन नहीं पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है कि जो ऑल साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर आप दिखा दिए, अगर हम नाम देते हैं ए बी सी, तो क्या दिखाना होगा आपको, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो कह देंगे कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल कंडीशन क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। अगर आपको दिखा देंगे 2 साइड्स क्या हो जाए, इक्वल, जैसे कि जो भी ट्रायंगल कहेगा आप बना दीजिए। जैसे कि 2 ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनेगा आपका, ये देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आप दिखा देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए सी, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाएगा। आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे जो नाम दे आपको उसी तरह का ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है, और आइसोस्केल है तो इसको आप इक्वल दिखा दिए, यानी ए बी सी। आपको दिखाना होगा इसमें क्या दिखाना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और आल्सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अब क्या कहेंगे आप, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल एंड, और साथ में क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी एक तो साइड्स को इक्वल दिखाना होगा और साथ में एक कंडीशन दिखाना होगा, तब अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर केवल 2 साइड्स इक्वल हो रहा है तो केवल आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, और तीनों साइड्स इक्वल हो रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आपको कंडीशन पता है, क्या होता है रेक्टेंगल में, ये होता है ना रेक्टेंगल आपका ये होता है, क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दें, और साथ में अपोजिट साइड्स तो इक्वल आपको पैरेललोग्राम में भी होता है, तो साथ में और क्या चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो भी इक्वल होता है, इसे डायगोनल बोलते हैं। एंड साथ में लिख लीजिए डायगोनल्स आर इक्वल। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेक्टेंगल कहेगा तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, यानी नाम अगर दे दें तो ए बी सी और डी, तो क्या दिखाना होगा हमको, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये सब दिखाना होगा। पैरेललोग्राम आएगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स और इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है बट डायगोनल इक्वल नहीं होता, यही होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड जो है ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों इसके इक्वल होगा, ठीक है, बट ये जो डायगोनल होता है ये इक्वल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पैरेललोग्राम में अगर आपको डायगोनल क्या दिखाना होगा कि डायगोनल नॉट इक्वल है दिखाना, तो जो वर्क इसमें करेंगे वही वर्क इसमें करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, इसमें डायगोनल भी इक्वल है। जब डायगोनल इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। स्क्वायर में क्या दिखाना होगा, स्क्वायर कंडीशन क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल रोम्बस भी होता है, तो और क्या चाहिए, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो आपको स्क्वायर में क्या दिखाना होगा, स्क्वायर में आपको ऑल साइड्स को क्या दिखाना होगा, इक्वल दिखाना होगा, और साथ में जो डायगोनल है हमारे इसको भी दिखाना होगा। यानी आपको क्या दिखाना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और साथ में ए सी इज इक्वल टू बी डी दिखाना होगा। रोम्बस में क्या होगा, ओनली ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल, ऑल साइड्स और इक्वल, जो ये सभी साइड्स होंगे ये होता है आपका रोम्बस। देखिए ये सभी साइड्स तो इक्वल होंगे बट ये जो डायगोनल है ना वो नॉट इक्वल होंगे, तो वर्क जो है इसका यही वर्क यहाँ भी होगा, बट डायगोनल नॉट इक्वल हुआ तो रोम्बस हो जाएगा, डायगोनल इक्वल हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हुआ और डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल डायगोनल भी इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल हो गया। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखना होगा, पॉइंट्स को नोट कीजिए। फिर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ एरिया फाइंड करने के लिए कहता है तो उनके फार्मूलों को भी हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी तो आप एक्सरसाइज 6 कर लेंगे इजीली, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर इस करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में एरिया भी फाइंड करने के लिए पूछा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही आपका ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट आपको निकालना पड़ता है या फिर दिया होता है, ठीक है ना। तो 1/2 ये हो गया बेस, और ये जो हाइट होता है वो हाइट हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल का है, और साथ में अगर आपसे कहे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल आपका ये होता है, ये रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है यही फार्मूले से यूज कर सकते हैं, L, और चूंकि बी भी इक्वल होता है तो L स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी को कह सकते हैं हम साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही आपका पैरेललोग्राम है, इसका जो होता है बेस इंटू, और ये आपका हाइट है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देखिए यही आपका रोम्बस है, ये सभी कॉस होते हैं, क्या होता है 1/2, और ये आपकी डायगोनल है, ये डायगोनल, ये डायगोनल है और ये डायगोनल। तो क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अगर पहले डायगोनल को हम नाम दें D1 से तो D1, और दूसरा आपका D2 है तो 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से सभी जितने भी फार्मूले हमको चैप्टर में यूज करने हैं हमने पढ़ लिया है। अब सीधे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आइए क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्सरसाइज 6 से है, RS अग्रवाल का है। ये RS अग्रवाल का है, RS अग्रवाल का है। 6A का क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट दिया गया है। पॉइंट E इज इक्वल टू दिया गया है आपको 9 और 3 और B इज इक्वल टू दिया गया है, B इज इक्वल टू 15 और 11। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन में द गिवन पॉइंट्स, या ऐसे लिख सकते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिया गया है, A इज इक्वल टू ये दिया है, B इज इक्वल टू ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? AB ही तो होगा। और AB इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला बताया गया आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो दोनों पॉइंट दिया गया है, अब कोऑर्डिनेट ये होगा आपका x1 और y1, ये क्या होगा आपका x2 और y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अक्सर आप लोग गलत क्या कर देते हैं, x2 को कुछ और मान लेते हैं, x1 x2 कह देते हैं। तो इस तरह से मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप तुरंत उस पर ऊपर ऐसे x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। एक x1 होता है और एक y1 होता है, एक x2 होता है, एक y2 होता है। ऐसे ही पॉइंट्स हो तो x3 y3 होता है। तो x2 मतलब 15 और माइनस x1 मतलब 9, इसका होल स्क्वायर कर देना है आपको, प्लस y2 11 है 11 और y1 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो x1 का स्क्वायर कितना हो, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर आपको पता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये सब रूट में ही चल रहा है। अब यहाँ से 36 और 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। और 100 किसका 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा 10 यूनिट, क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ना, इसलिए यूनिट तुमको पता नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं 10 यूनिट। यानी ये आपका हो गया AB के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10 यूनिट। इसे क्वेश्चन करने, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको मैं सेकेंड भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें निगेटिव भी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सेकेंड में आपको कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसका नाम है A7 -4 एंड B -5 और 1। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ भी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, पर ध्यान रखना अगर x2 पहले लिख रहे हैं तो यहाँ भी y2 पहले ही होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। तो x2 मतलब -5, ध्यान रखना है आपको, उसके साइन के साथ ही लिखना है -5 और माइनस x1 इज इक्वल टू 7 है तो -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 1 है, 1 माइनस, अब देखिए y1 जो है वो निगेटिव के साथ, निगेटिव में है तो आपको इसको साथ में लिखना है साइन के साथ। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया तो इसको हम करली ब्रैकेट में लेते हैं और होल स्क्वायर। अब ये देखिए -5 और -7, आपको पता है कि ये क्या होता है, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, तो 7 और 5 12, लेकिन साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा, -12 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ये 1 -4, जब माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 + 4 हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका -12 का स्क्वायर प्लस 415 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही पॉजिटिव हो जाता है, हमेशा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा ये, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ये कैसे हमने लिखा है, क्योंकि ये इस वैल्यू होता है 13 × 13, 169 का मतलब 13 × 13, और इसमें 2 वैल्यू होता है मल्टीप्लिकेशन में तो एक बाहर आता है 13 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप
यहाँ ध्यान रखना है, अक्सर आप मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी निगेटिव के साथ हो तो वो वैल्यू आपको निगेटिव साइन के साथ ही रखना है, और जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो प्लस में हो जाता है, और ये दोनों सेम है तो ये ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपका, इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इरेज करते हैं। अगर आप नहीं लिख पाए थे तो इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, इसको पॉज कर दीजिए और उसके बाद अपना जो भी आंसर लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, फर्स्ट का ही 5 है ये। फर्स्ट का 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P A प्लस B और A माइनस B। कुछ है नहीं इसमें भी, बस वही काम करना है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है आपका, A माइनस B और A प्लस B। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, PQ। P से Q तक का डिस्टेंस PQ हो जाएगा, और रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका x1 और y1, ये हो गया आपका x2 और y2। तो बताइए यहाँ से x2 का वैल्यू कितना है, x2 वैल्यू a माइनस बी है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे a माइनस बी, और साथ में माइनस करना है आपको x1 का वैल्यू क्या है, a प्लस बी। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि कोई भी गलती आपसे न हो। एंड प्लस y2 का वैल्यू कितना है, a प्लस बी, तो आप a प्लस बी लिख लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में ही लिख लीजिए आप। और माइनस करना है आपको y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और साथ में इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आपको वैल्यू देख के डरना नहीं है, चाहे वैल्यू कितना हो बड़ा हो, आपको उसी प्रोसेस से करना है जैसे आप करते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। यहाँ पे a माइनस बी है यहाँ पे, और माइनस जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस a हो जाएगा, और एक प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये a प्लस बी है, रख देते हैं। अब ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये प्लस है इसके पहले, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कुछ वैल्यू कट जाएगा, उसको कट कर देते हैं। यहाँ देखिए माइनस बी और माइनस बी, माइनस से और प्लस से, ये प्लस ए इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस ए इस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे माइनस 2b का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से 2b का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका रूट में 8b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 का मतलब क्या है, b स्क्वायर तो बाहर ही हो जाएगा, इसको ऐसे लिख भी लेते हैं 2 इंटू 4b स्क्वायर। अब लिख सकते हैं 4 बजाय, अब 4 का मतलब बाहर आ गया 2, और b का मतलब बाहर आ गया, b स्क्वायर का मतलब बाहर आ गया b, तो बचा क्या रूट में 2, तो 2b रूट 2, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P A साइन अल्फा A कॉस अल्फा एंड Q A कॉस अल्फा माइनस A साइन अल्फा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, P और Q के बीच का डिस्टेंस PQ ही होता है, और फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। तो x2 माइनस x1 कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू दिया हो आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। x2 का वैल्यू a कॉस अल्फा है, तो a कॉस अल्फा माइनस x1 का वैल्यू है a साइन अल्फा, a साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर कर देना है। एंड प्लस y2 का वैल्यू आपका क्या है, माइनस a साइन अल्फा। देखिए हमेशा साइन के साथ ही लिखना है आपको, साइन नहीं छोड़ना है, माइनस माइनस करना है क्या, a y1, y1 मतलब a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ये नहीं पता है तो यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a कॉस अल्फा है तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है a साइन अल्फा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एक जो साइन अल्फा स्क्वायर कर देते नहीं, ये ऐसे ही कहता है, साइन अल्फा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा,
और माइनस आता है 2ab, 2a का वैल्यू क्या है a कॉस अल्फ़ा और b का वैल्यू क्या है a साइन अल्फ़ा एंड प्लस। अब यहाँ देखिए मिस्टेक नहीं होता है बच्चों का, यहाँ पे दोनों साइन निगेटिव है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे माइनस देख के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये गलत हो जाएगा। आपको जब भी निगेटिव वैल्यू दे, दोनों जगह जो भी डाटा दिया हो दोनों जगह निगेटिव है तो इस निगेटिव को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। और जब निगेटिव का कॉमन करेंगे, जैसे मानिए हम कहें कि -2 और -3 का होल स्क्वायर, इस निगेटिव को कॉमन कर लेंगे तो -1 कॉमन होगा और इसमें बचेगा 2 + 3 और इसका होल स्क्वायर। और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्चुअल में क्या बचेगा ये 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो इस नेगेटिव का स्क्वायर कॉमन करके स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a साइन अल्फ़ा प्लस a कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा जब दोनों नेगेटिव हो तो ऐसा करेंगे। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a कॉस अल्फ़ा a साइन अल्फ़ा एंड प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b स्क्वायर होता है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab होता है 2a साइन अल्फ़ा इंटू a कॉस अल्फ़ा। अब देखिए 2a साइन अल्फ़ा इंटू a कॉस अल्फ़ा, 2a कॉस अल्फ़ा इंटू a साइन अल्फ़ा, ये दोनों सेम टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा। बचा क्या आपका रूट में बच गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 बार है तो 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये भी 2 बार है तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन क्या हो सकता है 2a स्क्वायर, तो कॉमन लेते हैं 2a स्क्वायर, जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 2 स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया तो बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा तो a हो जाएगा और 2 तो बाहर हो नहीं पाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिट a√2 यूनिट। ये यहाँ पे लिख लीजिए, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है और थीटा जब पे कुछ भी हो अल्फ़ा होगा, बीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू होगा अगर सेम एंगल है और उसका स्क्वायर का सम करना है तो हमेशा क्या देता है आपको 1 देता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे हमने 1 लिख दिया इंटू 1। अब ये वैल्यू यही हो जाएगा आपका। तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।